दोस्तों, क्या कोई समुंदर में 20 घंटे तक अकेले तैर सकता है या फिर कोई खुद की बायोप्सी कर सकता है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस टॉपिक पर बचपन में कई बार आपने निबंध भी लिखा होगा। इसका मतलब होता है कि अगर आपने मन से हार मान ली तो आपकी हार निश्चित है, और अगर आपका मन ये ठान ले कि उसे जीतना ही है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जीवन में कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पहुंचकर इंसान हिम्मत हार जाता है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस मुश्किल समय में खुद रास्ता बना लेते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों की कहानी बताएंगे जिनकी सर्वाइवल स्टोरी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अ होल डे इन ओशन, ये कहानी है ग्राइम्स फैमिली की। मेक्सिको में रहने वाले ग्राइम्स फैमिली थैंक्सगिविंग डे को इस बार कुछ अलग तरह से सेलिब्रेट करना चाहते थे। उनके परिवार में 18 लोग शामिल थे और वे घर पर यह फेस्टिवल नहीं मनाना चाहते थे। पूरे परिवार ने 5 दिन के लिए मैक्सिकन क्रूज का टूर पैकेज बुक कर लिया। सभी बहुत एक्साइटेड थे। ये क्रूज गल्फ ऑफ मैक्सिको से कुजोमेल तक का था, जो असल में मैक्सिको का ही एक आइलैंड है। थैंक्सगिविंग डे से एक दिन पहले ग्राइम्स फैमिली ने शिप पर बोर्डिंग की। कई तरह की एक्टिविटीज क्रूज पर चल रही थी, डांसिंग, सिंगिंग, लाइव शोज और बहुत कुछ। इस फैमिली के एक मेंबर जेम्स माइकल ग्राइम्स को पता चला कि एक एयर गिटार कंपटीशन भी होने वाला है। जेम्स को एयर गिटार बहुत पसंद था, इसलिए उसने इस प्रतियोगिता में नाम लिखवा लिया। अपने स्किल्स और मूव से जेम्स ने सभी जजेस को इम्प्रेस कर लिया और उसे फर्स्ट प्राइज भी मिला। प्राइज में उसे एक शैंपेन की बोतल मिली। अपना गिफ्ट लेकर जेम्स परिवार के पास पहुंचा। वो ये ड्रिंक अकेले एंजॉय नहीं करना चाहता था। पूरा परिवार पार्टी हॉल में पार्टी कर रहा था। रात के करीब 11 बज चुके थे। ज्यादातर लोगों ने शराब पी रखी थी। अचानक जेम्स ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। उसने अपनी बहन को कहा कि मैं अभी आता हूँ और हॉल से बाहर निकल गया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी जेम्स ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक जेम्स की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसकी आंख खुली तो वो समुद्र में तैर रहा था। चारों तरफ उसे सिर्फ अंधेरा और विशाल समुद्र दिखाई दे रहा था। उसे अपना जहाज भी नहीं दिखाई दिया। वो गल्फ ऑफ मैक्सिको से बहुत दूर था और जानता था कि वहां तक तैरकर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। जेम्स को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तैरता रहा। वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, इसलिए उसकी फिजिकल फिटनेस काफ़ी अच्छी थी। और कोई होता तो वो वहीं हिम्मत हार जाता। रात के अंधेरे में कई बार तेज लहरें आईं, लेकिन जेम्स डटा रहा। वो अपनी 9 साल की बेटी से दोबारा मिलना चाहता था। उसने गाने गा गा कर रात काटी। लगातार वो पानी में तैरता रहा। अगर वो नहीं तैरता तो वहीं उसकी मौत निश्चित थी। सुबह के करीब 4 बजे थे। सूरज अभी निकला नहीं था कि जेम्स को पैरों में कुछ महसूस हुआ। उसके पैर दर्द कर रहे थे। उसने नीचे देखा तो जेलीफिश के झुंड ने उसे घेर रखा था। जेलीफिश के टकराने से उसके पैर और दर्द करने लगे थे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। जेम्स की हालत तब खराब हुई जब उसने एक शार्क को अपनी ओर आता देखा। गल्फ ऑफ मैक्सिको में बड़ी संख्या में शार्क रहती है। शार्क को देख जेलीफिश भी गायब हो गई, लेकिन जेम्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही शार्क जेम्स के पास पहुंची, उसने एक जोरदार लात मारी, जिससे शायद शार्क डर गई और वो वहां से भाग गई। दोस्तों, इसे जेम्स की बहुत अच्छी किस्मत ही कहा जाएगा। सुबह तक अब जेम्स बहुत ज्यादा थक चुका था और उसे प्यास और भूख लग रही थी। समुद्र का पानी वो पी नहीं सकता था। एक बैम्बू का टुकड़ा पानी में तैरता नजर आया तो जेम्स उसे ही खाने लगा। उसमें भले ही स्वाद नहीं था, लेकिन जेम्स को लग रहा था कि वो कुछ खा रहा है। जेम्स जानता था कि उसे पैनिक नहीं होना है। अगर वो घबराया तो उसकी मौत निश्चित है। वो स्ट्रेस दूर करने के लिए गहरी सांसें ले रहा था। दूसरी ओर शिप में उसका परिवार उसे ढूंढने की मशक्कत कर रहा था। सभी को चिंता होने लगी कि जेम्स कहाँ गया। पहले तो लगा कि जेम्स शायद क्रूज में किसी और पार्टी में चला गया होगा, लेकिन जब जेम्स नहीं मिला तो क्रू टीम को इन्फॉर्म किया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जेम्स क्रूज पर नहीं था। आसपास की नाव और शिप्स को भी खबर भेज दी गई कि जेम्स नाम का एक शख्स लापता है। उधर कड़ी धूप में जेम्स की स्किन चल रही थी और ठंडे पानी में उसकी बॉडी कांप रही थी। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। एक पूरा दिन जेम्स पानी में बिता चुका था। एक दिन तक पानी में तैरना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जेम्स को अचानक एक समुद्री टैंक नजर आया। उसने अपने सारे कपड़े उतार कर टैंक पर इशारा किया। टैंक पर मौजूद लोगों ने जेम्स को देख लिया। जेम्स की ओर लाइफ जैकेट डाली गई, लेकिन जेम्स उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। अब जेम्स की हिम्मत जवाब देने लगी थी। टैंक के क्रू ने कहा कि कुछ देर और इंतजार करो। खबर तुरंत कोस्ट गार्ड तक पहुंचाई गई और 15 मिनट में वहां हेलीकॉप्टर आ गया। रेस्क्यू टीम ने जेम्स को बाहर निकाला और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वो हाइपोथर्मिया से जूझ रहा था, लेकिन उसकी जान बच गई। जेम्स का कहना है कि पहली रात वो नशे में नहीं था और उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ और वो कैसे समुद्र में पहुंच गया था। बाथरूम की बजाय समुद्र में पहुंचने का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है,
लेकिन जेम्स की ये कहानी किसी मिस्ट्री फिल्मी कहानी से कम नहीं है। स्टोरी ऑफ सेल्फ बायोप्सी। अगली कहानी के लिए आपको साउथ पोल लेकर चलते हैं। साउथ पोल यानी अंटार्कटिका में जीवन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी करीब 200 लोग यहाँ साल भर रहते हैं। यहाँ पर रिसर्च स्टेशंस बने हुए हैं जहाँ पर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ पूरे साल रहता है। अक्सर यहाँ आने वाले स्टाफ से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। साउथ पोल में नवंबर से फरवरी के बीच समर सीजन रहता है, लेकिन यहाँ पर गर्मियों के मौसम में भी तापमान -30 डिग्री के आसपास रहता है। कुछ टूरिस्ट भी इस दौरान यहाँ पर आते रहते हैं और जून जुलाई के महीने में तो तापमान -50 डिग्री के भी नीचे पहुँच जाता है। दोस्तों, साउथ पोल में एमंडसन स्कॉट स्टेशन है जहाँ अमेरिका की टीम 12 महीने रहती है। इस टीम की देखरेख के लिए एक मेडिकल ऑफिसर को भी रखा जाता है, क्योंकि तबीयत खराब होना या चोट लगना यहाँ काफ़ी कॉमन होता है। साल 1998-99 के लिए जेरी निल्सन ने साउथ पोल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। असल में जेरी का डिवोर्स हुआ था और उसका दिल टूटने के बाद वो एक नया शुरुआत करना चाहती थी। जेरी को लग रहा था कि साउथ पोल पर जाकर वो एक नई शुरुआत कर सकती है। वो ओहियो मेडिकल कॉलेज से पढ़ी थी और कई कॉलेजेस में वो काम कर चुकी थी। उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए उसे हायर कर लिया गया। नवंबर में वो साउथ पोल पहुंच गई। शुरुआत के 4 महीने सब कुछ नॉर्मल रहा। अपना काम उन्हें पसंद भी आ रहा था। फरवरी 1999 में साउथ पोल से गर्मियों के मौसम की अंतिम फ्लाइट ने उड़ान भरी। इसके बाद 6 से 7 महीने तक यहाँ कोई फ्लाइट नहीं आने वाली थी। यहाँ पर 6 महीने तक रात होती है। भयंकर तूफान आना तो नॉर्मल बात है। अंधेरे और ख़राब मौसम के कारण कोई फ्लाइट यहाँ लैंड नहीं कर सकती थी। अब जेरी को न सिर्फ दूसरों की बल्कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखना था। अगर वो हेल्दी रहेगी तभी दूसरों की मदद कर पाएंगी। मार्च के एंड में जेरी ने अपने ब्रेस्ट के ऊपर कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने देखा कि एक उभार सा उसकी छाती पर आ रहा है। जेरी समझ गई कि ये चीज़ नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। वो भले ही काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर थी, लेकिन उसकी स्पेशलिटी इमरजेंसी फील्ड में थी। जेरी ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कलीग्स और एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया। कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि शायद ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन कुछ भी पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता था। जेरी के साथ मौजूद साइंटिस्ट ने कहा कि हम लैब टेस्ट में मदद कर सकते हैं, लेकिन बायोप्सी करनी उन्हें नहीं आती। साउथ पोल पर सिर्फ जेरी ही थी जो बायोप्सी कर सकती थी। कोई भी फ्लाइट का आना अब मुमकिन नहीं था। ऐसे में जेरी ने तय किया कि वो अपनी खुद की बायोप्सी करेंगी। जेरी अपने साथ बायोप्सी किट भी लाई हुई थी, जिसमें एनेस्थीसिया और सिरिंज जैसी सभी ज़रूरत के सामान रखे थे। जेरी ने साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दी और अपनी खुद की एक टीम तैयार की। चिकन के ऊपर कुछ दिन तक उन्होंने बायोप्सी की प्रैक्टिस की। जब जेरी कॉन्फिडेंट हो गई तो उन्होंने अपनी बायोप्सी का फैसला किया। सबसे पहले एक सिरिंज की मदद से उन्होंने अपनी ब्रेस्ट वाले एरिया में एनेस्थीसिया दिया और उस एरिया को सुन्न कर दिया। इसके बाद मोटे गेज वाली सिरिंज अंदर डाली और ट्यूमर वाले हिस्से में निडल से पियर्सिंग के जरिए सक करके वहाँ का कुछ पार्ट बाहर निकाला। यह बहुत दर्दनाक प्रक्रिया होती है। अब जेरी के पास उस ट्यूमर का हिस्सा था, लेकिन रिसर्च स्टेशन में जो इक्विपमेंट्स थे वो काफ़ी पुराने थे और कोई भी टेस्ट वहाँ कंडक्ट नहीं किया जा सकता था। जेरी ने दोबारा अपनी टीम से कांटेक्ट किया और कहा कि उन्हें लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए होंगे। जुलाई के महीने में साउथ पोल पर प्लेन का लैंड करना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में पैराशूट की मदद से सामान को एयर ड्रॉप किया जा सकता था। यूएस मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर न्यूजीलैंड से साउथ पोल भेजा गया, जिसमें टेस्टिंग किट, मेडिकल इक्विपमेंट्स के अलावा कीमोथेरेपी की मेडिसिन भी थी। जेरी ने टेस्ट किया तो पता चला कि उन्हें एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर है। कुछ महीनों तक सरवाइव करना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कीमो मेडिसिन की मदद से खुद अपना ट्रीटमेंट किया। 15 अक्टूबर को जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो जेरी वापस आई। यूएस में उसका ट्रीटमेंट हुआ और उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को मात दी। अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को लेकर उन्होंने आइस बाउंड नाम की एक बुक भी लिखी, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई। लेकिन साल 2005 में उनका ब्रेस्ट कैंसर दोबारा उभर कर आया और जून 2009 में उनका निधन हो गया। जेरी निल्सन की ये कहानी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। खुद के बायोप्सी करना और साउथ पोल जैसी जगह पर कीमोथेरेपी की दवाई खाकर खुद को जिंदा रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। अ ट्रैक टू रिमेंबर। हमारी आज की आखिरी कहानी के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया आना होगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर से करीब 10 मील की दूरी पर माउंट नेबो नाम का एक इलाका है। ये छोटा सा गांव है जहां पर महज 400 लोग रहते हैं। यहाँ से 40 मील दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जंगल दिखाई देता है। ये इलाका डी एगुइलर माउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है। किस्सा 15 सितंबर 2019 का है। 54 साल के नील पार्कर ने हाइकिंग करने का प्लान बनाया। वो प्रोफेशनल हाइकर थे
और वो एक एक्सपीरियंस्ड गाइड भी थे। कई बार उन्होंने इस रास्ते पर ट्रैक किया था और पूरा रास्ता उन्हें रटा हुआ था। उन्हें मैप की भी ज़रूरत नहीं थी। वो बुश वॉकर क्लब के फाउंडिंग मेंबर थे जो अक्सर लोगों के ग्रुप को हाइकिंग पर ले जाया करते थे। साथ ही वो ऑस्ट्रेलियन स्टेट इमरजेंसी सर्विस का भी हिस्सा थे, जिसमें वो आग, बाढ़, भूकंप, रोड एक्सीडेंट, रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन जैसे केसेस में लोगों को ढूंढने की और उनकी मदद करने का काम किया करते थे। इससे आप समझ ही गए होंगे कि नील कितने रफ एंड टफ टाइप के इंसान थे, लेकिन किस्मत कब क्या मोड़ ले ये कोई नहीं जानता। ट्रैकिंग के दौरान एक वाटरफॉल आया। वो उस वाटरफॉल के किनारे ऊपर चढ़ना चाहते थे, जहाँ पर कोई रास्ता तो नहीं था, लेकिन पहाड़ और चट्टानों को पकड़कर ऊपर पहुंचा जा सकता था। वो इस पथरीले रास्ते को पहले कई बार पार कर चुके थे। नील ने चढ़ाई शुरू की, लेकिन अचानक रास्ते में उनका बैलेंस बिगड़ गया। पत्थरों पर काई जम चुकी थी, उनकी पकड़ कमजोर हुई और वो 20 फुट नीचे आकर गिर पड़े। पत्थरों से टकराने के कारण काफी चोटें भी उन्हें आई। अच्छी बात यह रही कि पानी ज्यादा गहरा नहीं था। उनकी लेफ्ट लेग पूरी तरह से चूर चूर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई हड्डी हो ही ना, सिर्फ मांस का टुकड़ा हवा में झूल रहा था और उससे भी बहुत खून बह रहा था। कलाई के ऊपर वाले हिस्से में भी फ्रैक्चर था। नील ऐसी जगह पर फंसे थे जहां मोबाइल सिग्नल भी नहीं था। वो किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन जेब से फोन निकालते समय वो पानी में बह गया। कहते हैं कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ ऐसा ही हाल नील के साथ भी हुआ। वो उस दिन अपना इमरजेंसी डिवाइस भी घर भूल गए थे। नील जानते थे कि उन्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और न ही किसी को पता था कि नील वहाँ पर फंसे हुए हैं। आसपास कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला भी नहीं था। अब जो करना था वो नील को खुद करना था। नील ने अपनी मेडिकल किट निकाली और हाथ पैरों पर पट्टी बांध ली। कई जगह उन्होंने बैंडेज भी लगाई। दर्द कम करने के लिए उन्होंने पेन किलर्स खाए। नील को अगर जान बचानी थी तो उन्हें 2 मील दूर तक रास्ते तक पहुंचना था। यहाँ पर लोग अक्सर जॉगिंग और वॉकिंग के लिए जाया करते थे, लेकिन 2 मील चलना उनके लिए 200 मील चलने के बराबर था। टूटी टांग के सहारे नील ने रेंगना शुरू किया। एक बार में वो 5 से 6 सेंटीमीटर ही खिसक पा रहे थे। उन्हें करीब 40,000 बार खुद को खींचना था। रास्ता बहुत ही पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था। नील के पास खाने को भी कुछ सामान नहीं था। रविवार का पूरा दिन उन्होंने रेंगते हुए बिताया। उनके ऊपर से 1-2 बार हेलीकॉप्टर भी निकला, लेकिन जंगल के बीच हेलीकॉप्टर की नज़र नील पर नहीं पड़ सकी। उनके पास थर्मल जैकेट थी जिसके जरिए उन्होंने रात काटी। सोमवार सुबह जब नील अपने ऑफिस नहीं पहुंचे तो कंपनी ने उनके घर फोन किया। उनकी एक्स वाइफ को पता चला कि नील 2 दिन से लापता हैं, तो उन्होंने नील की बहन और दोस्तों को कॉल किया। एक दोस्त ने बताया कि नील किसी ट्रैक पर जाने की बात कर रहे थे। इसके बाद नील को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सोमवार रात तक नील एक खुले मैदान तक पहुंच चुके थे। एक रात और उन्होंने वहां पर गुजारी। मंगलवार की सुबह हेलीकॉप्टर की नज़र नील पर पड़ी। उनकी सिल्वर कलर की जैकेट चमक रही थी। नील का रेस्क्यू किया गया। उन्हें स्टेबल होने में काफ़ी वक्त लगा। इतना सब होने के बावजूद नील ने ट्रैकिंग करना नहीं छोड़ा और वो अब भी ट्रैकिंग करते हैं। आज भी हंसकर वो अपना पूरा किस्सा रिपोर्टर्स को सुनाते हैं। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानियां नहीं है, बल्कि लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्टोरीज आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।